मेरी बहन की शादी थी और मैं बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन मेरी बहन चुपचाप सी थी। मुझे लगा शायद हर लड़की शादी के मौके पर अपने घर वालों से दूर हो जाने का सोचकर मायूस हो जाती है। हम दो बहनें और एक भाई है। हम दो ही बहनें थी, इसलिए हम में दोस्ती भी बहुत थी। मेरी बहन का जाने का सोचकर तो मैं उदास होने लगी थी। उसके जाने के बाद तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाती, क्योंकि मेरी अपनी बहन मुझे बहुत प्यारी थी। मैं हर बात अपनी बड़ी बहन से ही करती थी। वह भी मुझसे दूर होने से उदास रहती थी। शादी के वक्त वह मम्मी के गले लगकर रोने लगी। फिर मुझसे मिलकर भी बहुत रोई। मेरे जीजा ने जब उसे इस तरह से उदास देखा तो मेरी मम्मी से कहने लगे कि मुस्कान को भी साथ भेज दे, खुशबू का दिल लग जाएगा। वैसे भी मेरे घर में खुशबू के अलावा कोई और तो है नहीं। अकेले रहेगी तो यूं ही आप लोगों को याद करके रोती रहेगी। मैं भी तुरंत से तैयार हो गई। मम्मी ने कहा कि ज्यादा दिन बहन के घर मत रहना, कुछ दिन के बाद वापस आ जाना। मैं अपनी बहन के साथ उसके ससुराल पहुंच गई। घर में मेरे जीजा के अलावा और कोई न था। वह अकेले ही थे। उनके मम्मी पापा भी मर चुके थे और एक बड़ा भाई था जो विदेश में रहता था। काम में ज्यादा व्यस्त होने की वजह से शादी में भी नहीं आया था। रात को मैं एक अलग कमरे में सोने चली गई। लेकिन अभी मुझे आधा घंटा ही ना गुजरा था कि मेरे कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। मुझे कुछ डर सा महसूस हुआ। खुशबू दीदी और नवीन जीजू तो अपने कमरे में होंगे। नवीन जीजू यहाँ अकेले रहते हैं, तो इस वक्त मेरा दरवाजा कौन खटखटा सकता था। मैं कुछ डर सी गई थी। लेकिन दरवाजे पर मुझे नवीन जीजू की आवाज आई कि मुस्कान, दरवाजा खोलो। मेरा डर खत्म हो गया। मैंने बेड से उठकर फौरन से दरवाजा खोल दिया। वह कहने लगे कि तुम्हारी दीदी बहुत रो रही है, उसके सर में दर्द हो रहा है और तुम्हें बुला रही है। ऐसा करो कि तुम उसके साथ ही सो जाओ, मैं इस कमरे में सो जाऊंगा। यह सुनकर कुछ हैरानी सी हुई थी। आज से पहले तो दीदी के सर में कभी दर्द ना हुआ था। लेकिन हो सकता है खुशबू दीदी को मेरे साथ सोने की आदत है, इसीलिए मुझे बुला रही हो। मैं अपनी बहन के कमरे में गई। मेरी बहन अपने आंसू पोंछ रही थी। मुझे देखकर कुछ ठीक सी हो गई थी। मैंने कहा कि दीदी क्या बात है, क्यों इतनी परेशान है? वह कहने लगी कि तुम मेरे पास सो जाओ, मुझे यहाँ न जाने क्यों घुटन सी महसूस हो रही है। मम्मी की बहुत याद आ रही है। मेरी बहन अभी भी वैसे ही दुल्हन बनी हुई थी। मैंने कहा कि मेरा यहाँ आपके कमरे में रहना अच्छी बात नहीं है। मैं यहाँ कैसे सो सकती हूँ? नवीन जीजू क्या सोचेंगे? मेरी बात सुनकर वह कहने लगी कि मैं उन्हें कह चुकी हूँ कि मेरे सर में दर्द है, उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। मैं चुप सी हो गई थी। मैं उनके बेड पर लेट तो गई थी, लेकिन मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। दीदी कपड़े बदलकर मेरे पास सो गई, लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। पूरे बेड पर गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थी। गुलाब के फूलों की नेट बनी हुई थी। दुल्हन के पहले दिन के कमरे को देखकर अपने आप को बहुत बुरा लगा, मगर काफी देर के बाद मुझे नींद आई थी। जब मैं सुबह उठी तब भी दीदी सो रही थी। मैं उठकर कमरे से बाहर चली गई। मुझे किचन में शोर की आवाज आ रही थी, जैसे कोई दो लोग बातें कर रहे हो। जब मैं किचन में गई तो जीजा जी नाश्ता बना रहे थे और एक नौकरानी थी। मुझे देखकर मुस्कुराने लगी, कहने लगी, साहब जी आपकी दुल्हन तो बड़ी ही प्यारी है। वह समझी कि शायद मैं खुशबू दीदी हूँ। नवीन जीजू की मेरी तरफ पीठ थी। पलटकर मुझे देखा तो नौकरानी से कहने लगे कि यह मेरी पत्नी नहीं है, यह तो खुशबू की छोटी बहन है। फिर मुझसे पूछने लगे कि क्या मैं नाश्ता करूंगी। मैंने कहा कि आप बाहर जाकर बैठ जाइए, नाश्ता मैं बना दूंगी। कहने लगे नहीं नहीं मैं बना लूंगा।
मुझे आदत है यह सब काम करने की। तुम जरा अपनी बहन को उठा दो। नौकरानी को उसे देखना है, कब से सर को खा रही है। जीजू ने मुस्कुराते हुए नौकरानी की तरफ देखकर कहा। मैं किचन से बाहर आ गई। जब कमरे में गई तो दीदी अभी तक सो रही थी। मैंने दीदी को उठाया तो गुस्से से कहने लगी, क्यों मुझे परेशान कर रही हो। मैंने कहा, दीदी आप उठकर नाश्ता कर ले। वह उठकर बैठ गई, मुझे गुस्से से देखा और कहने लगी, अभी तुम जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। मैं बाहर आ गई। मैंने नवीन जीजू के साथ नाश्ता टेबल पर रखा। दीदी भी तैयार होकर बाहर आ गई थी। जीजू के साथ टेबल पर बैठ गई। जीजू ने उनकी पहचान नौकरानी से करवाई। नौकरानी की खुशी का जवाब दीदी ने गुस्से के अंदाज में दिया। पूरा दिन दीदी अपनी सहेलियों से फोन पर बातें करती रही। मैं किचन में खाना बनाने लग गई। नवीन जीजू किसी काम से बाहर चले गए। रात को जब वह लौटे तो खाना खाने के तुरंत बाद दीदी फिर सर दर्द को कहने लगी। जीजू परेशान हो गए। मैं तो सोच में पड़ गई कि दीदी के सर में फिर से दर्द क्यों शुरू हो गया। जीजू दीदी से कहने लगे, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। लेकिन दीदी कहने लगी कि अभी नहीं, मैं सर दर्द की गोली खाकर सो जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। फिर दीदी मुझे कहने लगी कि मुस्कान, मेरे कमरे में आकर मेरा सिर दबा दो। मैं उठकर उनके कमरे में चली गई और दीदी का सर दबाने लगी। दीदी मुझे कहने लगी कि आज भी तुम रात को मेरे साथ ही सो जाना। मुझे दीदी की यह बात कुछ अजीब सी लगी। मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा कि यह अच्छी बात नहीं है, कल भी आपने मुझे अपने साथ सुला लिया था। जीजू क्या सोच रहे होंगे। मैं तो कल वापस अपने घर चली जाऊंगी। मेरी बात सुनकर दीदी रोने लगी। कहने लगी, मुझे अकेला इस इंसान के पास मत छोड़ कर जाओ। जैसा यह आदमी नजर आ रहा है यह वैसा है नहीं है। तुम नहीं जानती कि इसने मुझे क्या धमकी दी है। मैं तुम्हें नहीं बता सकती, इसीलिए अभी यहाँ से मत जाओ और मेरे पास सो जाओ। दीदी की बात सुनकर मैं पागल सी हो गई थी। आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी उन दोनों के बीच में कि दीदी जीजा जी से इतना डर रही थी। दीदी के चेहरे पर अजीब सा डर दिख रहा था। मैं आज भी दीदी के साथ ही सो गई थी। पापा मुझे वापस लेने के लिए आ गए थे, लेकिन मैंने जाने से इनकार कर दिया था। मैंने कहा कि कुछ दिन दीदी के साथ ही रहूंगी। मैं यह देखना चाहती थी कि आखिर क्या वजह है कि दीदी क्यों अपने पति से इतना घबरा रही है। दीदी ने भी पापा से कहा कि मुस्कान को मेरे पास ही रहने दो। पापा मुझे वहीं छोड़कर वापस चले गए। मैं जीजू की हरकतों को नोट करने लगी। वह खाने के दौरान भी दीदी को घूर घूर कर देखते रहते थे। दीदी इस तरह के घूमने पर भी घबरा जाती। न जाने ऐसे क्यों थे, जबकि मुझसे बिल्कुल ठीक से बात करते थे, छोटी बहन की तरह समझते थे। इसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। एक बार खाना खाने के वक्त जीजा ने दीदी से कहा कि उनके साथ आइसक्रीम खाने चले। यह सुनते ही दीदी के चेहरे का रंग उड़ने लगा। दीदी ने हिचकिचाते हुए मना कर दिया। कहने लगी, मैं आइसक्रीम नहीं खाती। मुस्कान को आइसक्रीम बहुत पसंद है, आप मुस्कान को अपने साथ लेकर चले जाएं। सच में आइसक्रीम तो मुझे बहुत पसंद थी। जीजू फिर से दीदी को घूरने लगे, लेकिन उन्हें कहा कुछ नहीं और मुझे अपने साथ आइसक्रीम खिलाने ले गए। मुझसे हंसकर बातें करते रहते। कहने लगे कि तुम्हारी दीदी बहुत ही अजब मिजाज की है, लेकिन तुम्हारी आदत अच्छी है। मुझे उनकी यह बात कुछ अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, मेरी दीदी बहुत अच्छी है। कहने लगे, मुझसे तो बात तक नहीं करती, मुझे देखकर डरने का ड्रामा शुरू कर देती है, जैसे मैं कोई भूत हूँ। वह इस बात पर मुस्कुराए, मुझे लगा कि मजाक कर रहे हैं।
मैंने भी बात मजाक में खत्म कर दी। एक बार मेरी रात को आंख खुली तो मुझे दीदी के कमरे से लड़ने की आवाज आ रही थी। ना जाने किस बात पर बहस हो रही थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। पहले तो सोचा कि मुझे पति पत्नी की बातें नहीं सुनाई चाहिए, लेकिन जब बहस और लड़ाई जारी रही तो मैं उठकर अपने कमरे से बाहर निकल गई। जब मैं दीदी के कमरे में पहुंची तो दीदी के रोने की आवाज आ रही थी। नवीन का असल रूप तो अब मेरे सामने आने लगा था। वह भी चिल्ला रहे थे, यह बंद करो अपना रोना धोना। कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात मानती नहीं। दीदी कहने लगी कि मैं यह बात नहीं मान सकती। मैं मुस्कान को वापस नहीं भेजूंगी। मेरी बहन आपको क्या कहती है? उसे 1 महीने तक मेरे पास रहने दे, मैं उसे भेज दूंगी, लेकिन अभी मुझे उसकी जरूरत है। मेरे सर में बहुत दर्द है, भगवान के लिए मुझे सुकून से सोने दे। जीजा खामोश हो गए। मुझे उनका असली रूप देखकर अफसोस हो रहा था, लेकिन मैं अपनी दीदी को इस वक्त अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी। अभी दीदी को मेरी ना जाने क्या जरूरत पड़ सकती थी। अब भी जीजा का रवैया पहले जैसा ही था, लेकिन अब तो वह मेरा और भी ख्याल रखने लगे थे। रात में मेरे लिए रोज कभी जूस तो कभी आइसक्रीम लाकर देते, जिसे खाते ही कुछ देर के बाद मुझे नींद आने लगती थी और मैं ऐसी गहरी नींद सो जाती थी कि सुबह ही मेरी आंख खुलती थी। लेकिन दीदी का चेहरा उतरा हुआ होता। एक बार मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। दीदी मुझे एक डॉक्टर के पास ले गई। जो बात डॉक्टर ने मुझे बताई, मेरे तो सुनकर ही होश उड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि मैं गर्भवती हूँ। मेरी बहन भी परेशान हो गई थी। मैं तो रोने लगी थी। मैंने घर आते ही दीदी से कहा कि डॉक्टर झूठ बोलते हैं, लेकिन दीदी कहने लगी नहीं, वह सच कह रहे थे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वह इंसान अच्छा नहीं है। देखा ना उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। मुस्कान, उसने तुम्हें बर्बाद कर दिया, तुम्हारी इज्जत खराब कर दी है। तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। यह कहकर दीदी भी फूट फूट कर रोने लगी। मैं खुद बहुत ज्यादा रो रही थी। फिर मुझे याद आने लगा कि जीजा मुझे जो जूस और आइसक्रीम लाकर देते थे, शायद उसमें कुछ गड़बड़ थी। वह पीते ही मुझे नींद आने लगती थी और मैं बहुत गहरी नींद सो जाती थी। शायद मुझे नींद का जूस पिलाकर उन्होंने, मैं तो यह सोच भी नहीं सकती थी कि जीजा ऐसा घटिया हो सकते हैं। मुझे उनसे नफरत सी महसूस होने लगी और रात को जब जीजा घर आए तो मेरे लिए जूस लेकर आए थे। मैं तो उनकी तरफ देख ही नहीं रही थी। दीदी ने गुस्से से जीजा का कॉलर ही पकड़ लिया था। कहने लगी कि तुमने मेरी बहन को कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। दीदी के बोलने का अंदाज और गुस्से पर जीजू अनजान बने बैठे थे, जैसे बहुत ही मासूम हो। कहने लगे कि खुशबू, तुम यह क्या बोल रही हो? होश में तो हो? मेरी दीदी रोने लगी, कॉलर छोड़कर कहने लगी कि मुस्कान प्रेग्नेंट है। यह सुनकर नवीन जीजू का रंग ही उड़ गया था। वह मुझे हैरानी से देखने लगे। मेरा जी चाहा कि मैं उनका मुंह नोच लूं। दीदी ठीक कहती थी कि यह जैसे है वैसे नजर नहीं आते। मैं ही बेवकूफ बनी थी। उन्हें अपना भाई समझा था। उनके घटियापन की कोई हद ही नहीं थी। अभी भी इस बात से मुकर रहे थे। कहने लगे कि मुस्कान को अपनी छोटी बहन समझता हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए? जीजू भी दीदी से चिल्लाकर बात करने लगे। मैंने गुस्से से चिल्लाकर कहा कि आपने तो मुझे बहन कहकर सारे रिश्ते को ही गंदा कर दिया है। आप मुझे नशे वाली दवा डालकर जूस पिलाते थे ताकि मैं सो जाऊं और आप मेरे साथ। मैं रोने लगी। इस वक्त मेरा भाई वहां पहुंचा। शायद दीदी ने उसे बुलाया था। उसने जीजू को खूब मारा।
वह मार खाते हुए भी अपने पाप को कबूल नहीं कर रहे थे। यही कह रहे थे कि मैं बेकसूर हूं। लेकिन मैं किस पर शक करती? मैं जीजा के घर ही रह रही थी। वहां सिर्फ नवीन जीजू थे और वह मुझे जूस लाकर देते रहे थे, जिसे पीते ही मैं होश को बैठी थी। मेरे भाई ने उन्हें मार मार कर उनका बुरा हाल कर दिया और हम दोनों बहनों को लेकर वापस घर चले गए थे। घर जाते ही दीदी मम्मी के गले लगकर रोने लगी। कहने लगी कि मुस्कान को नवीन ने बर्बाद कर दिया है, किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही। अब मेरी मम्मी तो सुनते ही सर पकड़ के बैठ गई। मेरा भाई और पापा भी अपना सिर पकड़कर बैठ गए। मेरी माँ मुझे देखकर रोने लगी। मैं भी उनके साथ गले लगकर फूट फूट कर अपनी किस्मत पर रोती रही। मेरी बहन ने अपने ही पति पर डाइवोर्स का केस कर दिया। मेरी माँ कई दिनों से बीमार बिस्तर पर पड़ी रही। मैंने खुद को कमरे में बंद कर दिया था और रोती रहती थी। दीदी ही थी जो पूरे घर को संभाले हुई थी। मम्मी को भी वही संभाल रही थी। मेरी बहन कितनी अच्छी थी, अगर मतलबी होती तो मेरी खातिर अपना बसा बसाया घर नहीं छोड़ती। मुझे यह कहती कि तुम गलत हो, वापस घर चली जाओ, तुम्हारे लिए मैं क्यों अपना घर बर्बाद करूं। लेकिन दीदी ने तो मेरी खातिर अपना घर बर्बाद कर दिया था। कुछ दिनों में मम्मी भी काफी सही हो गई थी। मैं खाना पीना तक छोड़कर बैठ गई थी। दीदी ही मुझे जबरदस्ती कुछ खिला देती थी। मैं यह सोच रही थी कि मेरी जिंदगी का क्या होगा। मैं तो बर्बाद होकर रह गई हूँ। मुझसे कौन शादी करेगा। 20 दिन के बाद जो कुछ मेरी माँ ने मुझे कमरे में आकर कहा, मैं हैरानी से उनका मुंह देखते रह गई। मम्मी कहने लगी कि कल वह मुझे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाएगी और मेरा अबॉर्शन करवा देगी। किसी को भी इस बात की खबर नहीं होगी कि अभी यह बात घर पर ही है, घर पर ही खत्म हो जाएगी। मैं भी यही चाहती थी। मेरी मम्मी मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। एक लेडी डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और कुछ टेस्ट भी किए। उसके बाद जो पहाड़ मेरे सिर पर पड़ा वह मैं ही जानती थी। मैं भूत बनी डॉक्टर की शक्ल देख रही थी। मम्मी भी मुझे हैरत से देख रही थी। हम लोग वापस घर लौट आए थे। कमरे में अपना चकराता हुआ सर हाथों में लिए बैठी थी। मेरे साथ यह क्या हुआ था? ऐसा कैसे हो सकता था? मैं किसकी बात पर भरोसा करूं, किसकी बात पर नहीं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे अपने दिमाग की नसें खींची हुई महसूस हो रही थी। चंद दिनों में मेरे कॉलेज खुल गए थे। मैं कॉलेज जाने लगी। दीदी का केस भी आखिरी डेट पर था। शायद इसी डेट पर उनका डाइवोर्स हो जाएगा। मैं कॉलेज जाने लगी। मेरी दोस्त भी मेरी पीले रंग को देखकर वजह पूछने लगी। क्या वजह बताती? मैंने कहा कि मुझे बुखार था। कुछ दोस्तों ने मुझे मेरी दीदी की शादी की बात पूछने लगे। बस 1 महीना ही हुआ था उनकी शादी को और क्या कुछ बात नहीं हो गई थी। दीदी के दोस्त ने जो मुझे झटका दिया, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मैंने भी उनके दोस्त के मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा कि मुझे अपनी बहन पर पूरा भरोसा है, वह ऐसा नहीं कर सकती। जब मैं घर पहुंची तो दीदी बहुत खुश नजर आ रही थी। मुझसे कहने लगी, मुस्कान 4 दिन बाद आखिरी डेट है, इसके बाद मेरी इस घटिया आदमी से जान छूट जाएगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन दीदी के चेहरे पर इतनी खुशी थी कि छुपाई नहीं छुप रही थी। उनकी खुशी देखकर मुझे उनके दोस्त की बात याद आने लगी थी। मेरी बहन ऐसी नहीं हो सकती, ना ही मेरे साथ ऐसा कर सकती है। जाहिर है उनका पति अच्छा नहीं था, तभी उनको छोड़ने पर वह इतना खुश थी। लेकिन मेरा दिल मुझे कुछ और ही बता रहा था। जिस दिन मैं मम्मी के साथ डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने मेरा चेकअप करने के बाद मेरी टेस्ट रिपोर्ट देखकर कहा कि मैं कोई गर्भवती नहीं हूँ और ना ही मेरे साथ कोई जबरदस्ती की गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
मेरी मम्मी भी यह सुनकर परेशान हो गई थी। अगर मैं बिल्कुल ठीक थी तो फिर उस डॉक्टर ने मुझे यह बात क्यों कही थी? मेरी मम्मी मुझसे पूछने लगी कि मुस्कान, क्या उस डॉक्टर ने भी तुम्हारे टेस्ट किए थे? मुझे याद आने लगा कि उसने मेरा कोई टेस्ट नहीं किया था। उसने बस मुझे चेक किया और कहने लगी कि मैं गर्भवती हूँ। यह सुनकर ही मैं परेशान हो गई थी। मुझसे कहा कोई और टेस्ट की जरूरत नहीं। दीदी ने भी ऐसा कुछ नहीं करवाया था और मुझे घर ले गई थी और एक तमाशा खड़ा कर दिया था। कुछ देर तो मेरी मम्मी चुप रही, फिर मुझे सारी बातें पूछने लगी। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि दीदी को यह बात पता नहीं है कि मम्मी मुझे अस्पताल लाई है, इसीलिए मैं उन्हें कुछ ना बताऊं, बस चुप ही रहूं। मैं तो यह बात भी समझ नहीं पाई थी। दीदी के दोस्त ने मेरे होश उड़ा दिए थे और दीदी के चेहरे पर छाई खुशी की चमक देखकर मैं उन पर शक करने लगी। रात को एक और राज का पता चलना बाकी था, जब मेरे ही नंबर पर जीजा की कॉल आने लगी। ना जाने क्यों मैंने वह कॉल उठा ली थी। जो कुछ उन्होंने मुझे बताया मैं चुपचाप सुनती रही। इसके बाद में दीदी की आदतों को नोट करने लगी। आजकल ना जाने क्यों किसी से भी हंस हंस कर बात करती थी। एक रात मैं पानी पीने किचन में गई तो मैंने ऊपर जाने वाली सीढ़ी पर दीदी को चढ़ते देखा। रात के 2 बजे का वक्त था। उस वक्त वह छत पर क्या करने गई थी? मैं उनके पीछे ही चल दी, लेकिन जब मैं ऊपर गई तो दीदी को देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं वहीं से वापस नीचे उतर गई थी। मुझे अपनी बहन की इस हरकत पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने अपने खातिर मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया था। मैंने जल्दी से अपनी मम्मी को जगाया, उसके बाद भाई और पापा को, और उन्हें ऊपर ले गई। उस वक्त दीदी किसी और के साथ गले लगे हुए यह कह रही थी कि बहुत जल्द मुझे डिवोर्स मिल जाएगा, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। कहा था ना, इस बेवकूफ इंसान से पीछा छुड़ाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मेरा भाई यह सुनकर गुस्से में आ गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ दीदी को मारा, फिर उस लड़के को मारने पीटने लगा। वह लड़का तो अपने आप को छुड़वाकर भाग गया। दीदी का रंग फीका पड़ गया, सच खुल गया था। उस दिन फोन पर भी जीजा मुझे यही कह रहे थे कि मुस्कान, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ कोई पाप नहीं किया। तुम्हारी दीदी तो खुद ही मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। पहले ही दिन उसने रोना धोना मचा दिया था कि उसके सर में दर्द है। फिर वह हर रात में सर दबाने के बहाने अपने साथ तुम्हें सुलाने लगी थी। मैं उसका पति था, उसे चाहता था, इसीलिए उसे अपनी नजरों से समझने की कोशिश करता रहा कि वह तुम्हें अपने साथ ना सुलाया करे। लेकिन जब वह बाज नहीं आई तो एक दिन मेरा उससे झगड़ा शुरू हो गया। मैंने उससे कहा कि मुस्कान को वापस भिजवा दो। जब तक वह यहाँ रहेगी तुम और मैं अपनी जिंदगी ठीक से नहीं एंजॉय कर सकेंगे। लेकिन वह रोने धोने लगी, कहने लगी बस 1 महीना मेरी बहन को मेरे पास रहने दो। मुझे लगा कि वह तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, इसलिए ऐसा कह रही है। लेकिन मैं भी इंसान था। मैं अपनी पत्नी के साथ वक्त गुजारना चाहता था, इसीलिए तुम्हें जूस में हल्की सी नींद की दवा देता था ताकि तुम गहरी नींद सो जाओ और मैं उसके साथ रह सकूं। लेकिन वह मुझे करीब तक नहीं आने देती थी। कभी कुछ बहाना करती थी तो कभी कुछ और। जैसे 1 महीना गुजरा, उसने झूठ बोलकर यह तमाशा खड़ा कर दिया। मैं तुम्हारे साथ कोई पाप नहीं किया और ना ही कभी कर सकता था, और अब भी अदालत में मुझे सजा दिलवाना चाहती है कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है। मैं तुम्हारी बहन के साथ रहना भी नहीं चाहता। बस तुम अगर एक बार सच बोल दो, मैं सजा से बच जाऊंगा। मैं इस वक्त जीजा की बात सुनकर फोन बंद कर दिया था। मुझे उनकी बातों पर यकीन भी आ चुका था।
क्योंकि ना मैं प्रेग्नेंट थी, ना ही मेरे साथ कोई जबरदस्ती की थी। बहन की दोस्त ने भी बता दिया था कि वह किसी आवारा से लड़के से मोहब्बत करती है और बहुत मोहब्बत करती है, और अब तो मैं अपनी आंखों से देख चुकी थी। सारा सच खुल गया था। भाई ने दीदी को बहुत बुरा भला कहा। भाई जानते थे कि वह लड़का आवारा है। भाई ने कहा कि अब तुम खुद अपने अच्छे बुरे की जिम्मेदार हो। 4 दिन के बाद अदालत में मैंने सच बोल दिया। जीजा आजाद हो गए थे। दीदी को डिवोर्स भी दे दिया था। 4 महीने खत्म होते ही पापा ने दीदी की शादी उसी आवारा के साथ करवा दी थी और कहा कि अब तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद है। 1 साल बाद मेरी भी शादी हो गई थी। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। अपने पति के साथ शॉपिंग के लिए गई तो एक दुकान में दीदी को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। दीदी जॉब कर रही थी। उनके चेहरे पर पहले जैसी रौनक नहीं थी। शायद मोहब्बत का भूत उतर चुका था। उस आवारा लड़के ने उन्हें अपना असली रूप दिखा दिया था, इसलिए वह नौकरी करने पर मजबूर थी। ऐसी मोहब्बत का यही अंजाम होता है। दोस्तों, हमारे मम्मी पापा बहन भाई हमारे अपने ही होते हैं। हमारे लिए अच्छा ही फैसला करते हैं। इसीलिए लड़कियों से कहूंगी कि मम्मी पापा की इज्जत को खत्म करने के बजाय उनकी इज्जत की चादर से खुद को ढक लेना ही अक्लमंदी है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी ही कहानियां आपको मिलती रहे।